गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। चलिए, आज जो है हम लोग साउंड जा रहा है प्रॉपर, बता दें साउंड जा रहा है? साउंड जा रहा है प्रॉपर, बताएंगे? चलिए, चलिए आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, और 2 लेक्चर और बचा है प्राचीन इतिहास का, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका मॉडर्न हमने स्टार्ट कर ही दिया है, ठीक है। तो फिर मॉडर्न और उधर जो है तब तक केमिस्ट्री हो जाएगा, तो फिर हम लोग जो है बायोलॉजी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है कि आपका सिलेबस जो है पूरा अक्टूबर जाते जाते आपका फिनिश हो जाए अच्छे से, जो कि आपका नवंबर अगर लास्ट वीक में भी एग्जाम हो तो आपको प्रैक्टिस करने का टाइम प्रॉपर मिल जाए, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं हो और आपका पढ़ा हुआ रहे, ठीक है। तो आप लोग भी साथ साथ जो है तेजी से आप लोग रिवीजन किया कीजिए, और टेस्ट भी उसमें टेस्ट सीरीज भी डाला हुआ है कंटेंट में, तो वहां से आप लोग टेस्ट भी लगाया कीजिए, प्रैक्टिस किया कीजिए टेस्ट का भी, जिससे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है या अन्य कंपटीशन में भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता चलते रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन की प्रकृति जो है वही रहता है, बस आप यहाँ पे आपको क्या है कि बीपीएससी में थ्योरी जब आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो थ्योरी पढ़ने के बाद आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, और बीपीएससी कॉन्सेप्ट पे ही आधारित क्वेश्चन बनाती है। बीपीएससी क्या करती है, कॉन्सेप्ट पे ही आधारित प्रश्न को बनाती है, जिससे कि आप लोग आसानी से जो है बना लेते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है। तो हिस्ट्री के बाद हम लोग पॉलिटी और जो है ज्योग्राफी सेक्शन करेंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं कि पॉलिटी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं इस बार 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ाऊंगा, जिससे कि पूरा का पूरा, जैसे अभी एनिशिएंट खत्म हो जाएगा 2 लेक्चर में, तो फिर हमारा एनिशिएंट का टेंशन हम लोग फ्री रहेंगे। बस इसको आप लोग बार बार रिविजन करते रहिएगा। नोट्स जो है आज सामने आपको रात्रि तक दे दिया जाएगा, आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा, ठीक है। प्राचीन इतिहास के नोट्स आज रात्रि में आपको दे दिए जाएंगे, तो कल अपना प्रिंट आप लोग करा करके उसको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं कि लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव के चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम देंगे वो आपको पूछेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी क्रिएट करती है क्वेश्चन को, इसीलिए जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो पूछती नहीं है, तो वहां पे एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। उससे अच्छा कि थ्योरी पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पे आधारित जो है आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में आप केवल और केवल क्या कीजिए, कुछ प्रैक्टिस सेट हमने जो जीके जीएस ऑनलाइन पार्ट टेस्ट जो कंटेंट में डाला हुआ है उसको आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि घनानंद की हत्या करके आपने देखा कि चाणक्य की मदद से जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है, ठीक है। उसी दरमियान जो आप देखिएगा कि अगर पश्चिम उत्तर भारत की बात करें तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि अगर ये भारत है मान के चलिए, तो ये वाला जो पोर्शन है इधर जो है सिकंदर का अटैक हो जाता है। सिकंदर जो है बेबीलोनिया का रहता है, ठीक है, मेसिडोनिया का, सॉरी, मेसिडोनिया का रहता है, मकदूनिया का रहता है, और वो जो है विश्व विजेता का सपना लेकर के भारत की ओर रुख करता है। और ग्रीक रोमन साम्राज्य, जब हम लोग विश्व इतिहास में आपको हमने बताया था यूरोपीय इतिहास की जब स्टार्ट करते हैं, तो वहां का जो ग्रीक रोमन काल था वो वहां का जो स्वर्णिम एरा है, जो वहां का गोल्डन एरा है, तो उसी समय जो है आपका सिकंदर भी वहां का शासक होता है। अरस्तु जो कि कई विषय के जानकार थे, वो उनके गुरु थे। किसके गुरु थे? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु।
एस्पा याद रखना है आपको, एस्पा, ठीक है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अलेक्जेंडर, ये आपस में क्या है कि सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य अलेक्जेंडर, जिसको कि आप लोग सिकंदर कहते हैं, ठीक है। कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ये सब नोट डाउन भी करते जाइए। जो मैं जो पॉइंट्स आपको लिखाता हूं, बताता हूं, तो उसको साथ साथ जो है आप लोग उसको लिखते भी जाइए कॉपी में। देखिए अब यहाँ पे है विदेशी आक्रमण। तो अगर आप देखिए कि सबसे पहले अगर विदेशी आक्रमणकारी कौन आए भारत पे आक्रमण किया, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारत पे आक्रमणकारी जो थे वो ईरानी थे। कौन थे? ईरानी। ईरानी लोग ही आए, चूंकि ईरान जो है आपका थल मार्ग से सटा हुआ है भारत से। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया के लोग जो है आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी आते हैं, ठीक है। तो इनसे ज्यादा था, तो यूनानी से पहले जो था ईरानियों का आक्रमण भारत झेल चुका था। और उसमें जो था कौन आया था, तो कई बार पूछेगा कि भारत पर प्राचीन समय में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे, दे देगा यूनानी। कई लोग, मैक्सिमम लोग यूनान मार के देंगे कि सिकंदर आया था, लेकिन नहीं, उससे भी पहले ईरानी लोग आए थे आक्रमणकारी। और उसमें भी हखमनी वंश का जो शासक था, ठीक है, पारसिक जो हखमनी है, वो आक्रमणकारी आए थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले ईरानी ही थे या फारसी प्रमुख थे। ईरानी या इनको फारसी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी लिपि फारसी हुआ करती थी, ठीक है। जैसे हमारी लिपि क्या हिंदी है, हिंदू से ही हिंदी बना है ना, उसी प्रकार से ईरान की जो लिपि क्या है, फारसी, उर्दू फारसी जिसको बोलते हैं आप। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा ईरानी थे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो शासक होता है साइरस द्वितीय, साइरस द्वितीय ने सर्वप्रथम यहाँ पर अटैक किया था। किसने किया था? राधे राधे, चलिए जुड़ जाइए सभी लोग तेजी से। साइरस द्वितीय ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा ईरानी आक्रमणकारी कौन था, तो साइरस द्वितीय उसका नाम था, जिसने सर्वप्रथम भारत पर अटैक किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत पर जो विदेशी आक्रांता है प्राचीन समय में, यूनानी आए कि ईरानी आए, तो सबसे पहले ईरानी आए, उसके बाद यूनानी आए। और ईरानी में भी किसका क्या नाम है? साइरस द्वितीय का नाम याद रखिएगा। इसी ने सर्वप्रथम भारत पर अटैक किया था, इसी ने सर्वप्रथम भारत पर क्या किया था? अटैक किया था। अब हम लोग समझेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर की कहानी आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं जानते हैं, एक मूवी भी है हॉलीवुड का अलेक्जेंडर, आप देख सकते हैं, उसमें अच्छे से दिखाया गया है सिकंदर के जन्म से लेकर के उसके घर परिवार की कहानी के साथ साथ जो है किस प्रकार वो भारत में आता है और किस प्रकार अटैक करता है, ठीक है। तो पूरा कहानी उसमें दिखाया गया। चलिए उतना आपको टाइम नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि सिकंदर के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग इतिहास में सिकंदर महान के बारे में नाम तो सुनते ही, आखिर उसको महान क्यों कहा गया, उसके पीछे एक ही रीजन था कि उसका विश्व विजेता का सपना। कोई आम व्यक्ति क्या विश्व विजेता का सपना देखता है? नहीं देख सकता, ठीक है। यहाँ तो लोग वार्ड कमिश्नर बनने के लिए परेशान हो जाते हैं, ये तो पूरा विश्व को जीतने की बात है। तो ये सपना देखना कोई आम सपना नहीं था, तो ये अपने ड्रीम के कारण महान होता है। और इसने पूरा सपना किया भी नहीं है, अगर देखा जाए तो उसने पूरा विश्व को नहीं जीता, केवल थल मार्ग से जो जुड़ा हुआ यूरोप से भारत का जो बीच का जो रास्ता, उसी को जीता है। क्योंकि तो इन लोगों को तो पता ही नहीं था उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका भी है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का तो खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया। उससे पहले तो इन लोगों को पता ही नहीं था कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी देश है कोई, ठीक है। उनको तो लग रहा था इतना ही देश है थल मार्ग से जो जुड़ा हुआ भाग, ठीक है। लेकिन फिर भी महान है अपनी सोच के कारण। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो सोच के कारण महान होते हैं, और वो विश्व विजेता का सपना देखता है, ड्रीम पालता है और उसको पूरा करने का प्रयास करता है। तो आप लोग जिस प्रकार से टीचर बनने का सपना अभी माइंड में रखे हुए, तो उसके लिए जो करना है कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं एक आदमी जो है, इसको पता है कि इतना बड़ा देश को जीतने में इसकी मृत्यु भी हो सकती है, कभी भी दुश्मनों के अटैक से ये मारा जा सकता था। और जब निकला था तो उसके पास उतनी सेना नहीं थी कि पूरे विश्व पे ही वो विजय प्राप्त कर लेता, लेकिन योजनाबद्ध तरीका से कम ही सेना से स्टार्ट किया और धीरे धीरे इसकी सेना बढ़ती गई। जिस राज्य को जीता गया उसकी सेना इसकी होती गई, और आते आते आप भारत में देखिए, फिर भी इसको भारतीय इतिहास बोलते हैं कि इसको हार का सामना करना पड़ता है राजा पोरस। सच्चाई जो भी हो, लेकिन भारत आकर के वो जो है यहाँ पे हार ही मान के चलिए कि मान लेता है, फिर यहां से रिटर्न हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि महान
अपनी सोच के कारण ये सिकंदर बनता है। अब इसके बारे में जानेंगे। ईरानी आक्रमण के बाद भारत को यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर, सिकंदर का नाम जो सिकंदर भारतीय इतिहासकारों ने रखा है, ऐसे इसका नाम था अलेक्जेंडर, ऐसे इसका क्या नाम रहता है, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर, ऐसे इसका नाम था अलेक्जेंडर। भारतीय इतिहासकारों ने जो है इसका जो है नामकरण सिकंदर के नाम से किया, बाकी इसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर। सिकंदर मेसिडोनिया, कई जगह मकदूनिया भी रहता है लिखा हुआ, तो घबराइएगा नहीं, मेसिडोनिया को ही भारतीय इतिहासकार हिंदी में मकदूनिया भी पढ़ लेते हैं। तो मेसिडोन का जो छत्रप था, छत्रप मतलब वहां का जो राजा था, फिलिप द्वितीय, फिलिप द्वितीय का पुत्र था। ये कौन था, फिलिप द्वितीय का पुत्र था। और इसकी जो मां रहती है वो नाग कन्या रहती है, इसकी मां क्या रहती है, नाग कन्या। आप कहिएगा नाग कन्या क्या होता है, तो नाग कन्या उस समय में जो राज घराना हुआ करता था, तो वो अपने कूटनीति चाल के लिए नाग कन्या का जो है रखा करते थे कि बगल के राजा को हराना है, या उसका एक प्रकार से कह सकते गुप्तचर प्रणाली में नाग कन्या का यूज होता था। खबर को निकालने में, सूचना को जो है लीक करने में, दूसरे राजा का उस पर कब्जा जमाने में नाग कन्या को भेजा जाता था। अगर ये काट ले किसी को तो उसको विष लग जाता था, ठीक है। इसको पहले से बचपन से ही उस प्रकार से ट्रेनिंग किया दिया जाता था। तो नाग कन्या थी और इसी का सपना था, नाग कन्या ही जो थी, जो सिकंदर की मां रहती, वही बचपन से ही उसको यह ड्रीम दिखाती थी, विश्व विजेता बनने का सपना। और वह ड्रीम पाल लेता है कौन, छोटा सा बालक जो सिकंदर रहता है वो। और आगे चल करके देखिएगा कि वो विश्व विजेता बनने का पूरा हर संभव प्रयास करता है। चलिए, जन्म इसका होता है 356 ईस्वी पूर्व में। किसका, तो सिकंदर का जन्म कब होता है, तो याद रखिएगा 356 ईस्वी पूर्व में। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था और कहां जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा मकदूनिया में ही, क्योंकि मकदूनिया के ही राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में कहां हुआ होगा, मकदूनिया में ही हुआ होगा। सिकंदर का गुरु कई बार पूछ देगा। सिकंदर का जो गुरु थे वो अरस्तु थे, जिसको कि आप जानते होंगे कि जीव विज्ञान के जनक, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। तो अरस्तु अपने आप में एक विद्वान है और विद्वान का ही यह शिष्य रहता है। सेनापति इसका जो रहता है वो थल सेना अध्यक्ष जो रहता है सेल्यूकस निकेटर रहता है, जिसका कि हम लोग जिक्र चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी में भी करेंगे, क्योंकि आगे चल करके इसका युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी होता है, सेल्यूकस निकेटर का। और ये इसका थल सेना अध्यक्ष रहता है। नियारकस जो होता है इसका जल सेना अध्यक्ष होता है। नियारकस जो था इसका जल सेना अध्यक्ष होता है। जल मार्ग के माध्यम से जो है होता है ना, जल, थल सेना, वायु सेना। तो उस समय एरोप्लेन वगैरह तो था नहीं, लेकिन जल सेना और थल सेना था। तो थल सेना का अध्यक्ष जो था सिकंदर का, वो नियारकस होता है। सिकंदर भारत से कब लौटता है, तो 325 ईस्वी पूर्व में। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हो जाती है। कहां पे, तो बेबीलोन में जाकर के, जो कि इराक ईरान में पड़ता है, ईरान में पड़ता है। जब वह रिटर्न जा रहा था तो वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बीमार वो यहीं पे हो गया था, भारत में ही बीमार हो गया था, क्योंकि बिहार की जलवायु प्लस जो इसका खान पान इसको सूट नहीं किया था, ठीक है। चलिए, यह भारत में कुल 19 महीने रहा था। कितने दिन तक रहा था भारत में, तो 19 महीने रहा था, ठीक है। कई बार पूछेगा कि भारत में वो कितना अवधि तक रहा, तो लगभग 19 महीना रहा था। और झेलम जो बिस्सता का युद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं, जहां पे कि राजा सिकंदर, राजा पुरु और सिकंदर के बीच में युद्ध होता है। सबसे सशक्त विरोध करने वाला अगर भारतीय महाद्वीप में कोई होता है तो राजा पुरु या राजा पोरस भी उसका नाम आप देख सकते हैं लिखा रहता है। तो सिकंदर का जो विरोध करने वाला एक ही सशक्त शासक था भारतीय उपमहाद्वीप में, उसका नाम, बाद बाकी शासक ने तो मतलब उसको देखते के साथ ही आत्मसमर्पण कर देते थे। जब विशाल सेना देखते थे सिकंदर का, वो भी घोड़ा पे सुसज्जित, तो ऐसे ही लोग जो है वहां के जो छोटे मोटे जो राजा थे वो आत्मसमर्पण कर देते थे। लेकिन राजा पोरस ने समर्पण नहीं किया, बल्कि क्या किया, सिकंदर के साथ युद्ध किया। और इस युद्ध में कहा जाता है सिकंदर घायल भी हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखते, झेलम बिस्सता का युद्ध जो होता है, भारत में सिकंदर का सबसे सशक्त विरोध जो है झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस ने किया। तो कई बार पूछेगा कि बिस्सता का युद्ध किन दो शासकों के बीच में हुआ, तो सिकंदर और राजा पुरु या राजा पोरस के बीच में हुआ। इस युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाने के बावजूद भी पोरस पराजित हुआ। ऐसे ये जो किताब हम लोग पढ़ते हैं ये यूरोपीय इतिहासकारों का लिखा हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पे इसको पोरस को जो है पराजित बताया गया है। बाद में सिकंदर ने उसका राज्य क्या किया, वापस कर दिया, ठीक है। कहा जाता है कि राजा पोरस के वीरता से सिकंदर प्रसन्न हो गया और
इससे दोस्ती कर लिया और बोला कि आगे के अभियान में तुम हमको मदद करना। और उसने क्या किया, सिकंदर ने इसके राज को, राजा पोरस के राज को वापस कर दिया था। यहां तक की कहानी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछेगा बस इन्हीं जो 4-5 तथ्य है उसी से पूछेगा। कब लौटा, कहां पे उसकी मृत्यु हो गई, तो याद रखिएगा, एक शब्द याद रखिएगा, बेबीलोन। बेबीलोन जो कि ईरान में पड़ता है, ईरान में, वहां पे इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किसका, तो सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में, लौटते वक्त बेबीलोन में हो गया। ठीक है, क्योंकि यहीं पे उसको घायल हो गया था और इसको बीमारी हो गई। ठीक है, किसको, सिकंदर। और जाते जाते जो है चिकित्सक भी इसका इलाज नहीं कर पाए। और ये लास्ट में अपने लोगों को कहा था कि हमारा जो भी, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा जो शव उठाने के लिए जो है वो डॉक्टर, चिकित्सक को बुलाना, और जो हमारे द्वारा जो लूटा पाट किया गया है, सारे धन जो हमारे हिस्से का है वो लुटा देना, और हमारे हाथ को नहीं बांधना। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने जो भी वहां प्रशासनिक इकाई थी या जो लोग थे इसके आसपास के, उसको बोला था मेरी मृत्यु के पश्चात ऐसा काम करना। और वही हुआ। वो दुनिया को शिक्षा ये देना चाह रहा था कि डॉक्टर भी जो है किसी को नहीं बचा सकते हैं, साथ साथ ये धन किसी काम का नहीं है। और वो ये दुनिया को दिखाना जा रहा था, देखो हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं, कुछ भी लेके नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इस तरह का जो है आगे कोई भी व्यक्ति नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसको यहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा लोगों की हत्या करनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा राजपाट को उजाड़ना पड़ा था। यहां तक कि जिस जिस राज को ये लूटता था, जीतता था, उसको आग लगा देता था, वहां मतलब कह सकते हैं कि पूरा अत्याचार करता था। तभी तो कोई भी शासक इसके सामने जो है झुक जाता था। ठीक है, तो वो अपनी गलतियां स्वीकार करता है, तो इस कारण से भी महान है ये। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब यूनानी आक्रमण हुए तो उसके प्रभाव भी देखे गए। भारतीय जो उपमहाद्वीप है, उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, वहां पे इसके प्रभाव भी देखने को मिला। क्या क्या प्रभाव देखने को मिला वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे पता है कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन तथ्यों को ही हम डीपली पढ़ा रहे हैं। बाद बाकी कहानियां जो है, अद्भुत अद्भुत कहानियां हैं इन लोगों का, लेकिन उतना टाइम नहीं है हमारे पास जो आपको सुनाए। बस तेजी से मैं बस आपको जो है मेन में जो तथ्य है, जहां से पूछे जा सकते हैं, जो आपको समझना जरूरी है, वो बस आपको बता रहा हूं। ठीक है, इतिहासकार जो विंसेंट स्मिथ हैं, उन्होंने लिखा है, विंसेंट स्मिथ नाम याद रखिएगा, विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं। उन्होंने लिखा है कि सिकंदर जो है आंधी की तरह आया और जो है वो भारत से चला गया। ठीक है, और भारत अपरिवर्तित रहा। क्या इनका कोई भी प्रभाव भारत पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, चूंकि वो तुरंत आया और तुरंत रिटर्न हो गया। ठीक है, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में कोई भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप लेकिन कुछ प्रभाव यहां पे देखने को मिलता है। व्यापारिक संपर्क स्थापित हो जाता है यूनानियों के साथ। यूनानी मुद्राओं का अनुकरण पर उलुक शैली सिक्के ढाले गए, लेकिन कुछ चीज भारतीयों को सीखने को मिला यहां पे। जो वहां का मुद्रा व्यवस्था था, जो वहां सिक्का ढालने का जो उलुक शैली था, उसको भारतीयों ने अपनाया। सिकंदर ने कुछ नगर की स्थापना कर दी, जैसे निकैया, जो कि विजयनगर आगे चल करके कहलाया। फिर उसका घोड़ा का नाम था बाऊ केफेला। बाऊ केफला के नाम पे जो है उसने झेलम नदी के तट पर एक शहर स्थापित किया, बाऊ केफला। कई बार पूछेगा कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, तो याद रखिएगा बाऊ केफला। इसी के नाम पे जो है उसने क्या किया था कि एक शहर स्थापित कर दिया था अपने घोड़े के नाम पे, सिकंदरिया। काबुल और सिंध जो क्षेत्र है उसमें एक सिकंदरिया। तो ये सब नगर की स्थापना सिकंदर के द्वारा की गई थी। भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में भी अगर आप देखिए तो मदद मिलता है, क्योंकि 326 ईस्वी पूर्व जो हम लोग पढ़ते हैं, ये इतिहास जो है यूरोपीय इतिहास में लिखा गया है, जिससे पता चल जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का भी जो काल था वो लगभग यही काल था। ठीक है, से भारत के कर्मागत इतिहास लिखने में बड़ी सहायता मिलती है। यानी जो डेट बाय डेट हमारा जो आपका इतिहास जो लिखा गया, तो उसको लिखने में भी जो ये सिकंदर की जो कहानी है, जो सिकंदर भारत आता है, ठीक है, तो 326 ईस्वी पूर्व में, तो इससे जो है आपका समय निर्धारण, काल निर्धारण में भी भारतीय इतिहासकारों को मदद मिलता है। उसके बाद सिकंदर को वापस लौटते समय अनेक गणराज्यों का विरोध भी करना पड़ा। तो जिस प्रकार से जीतते हुए आया, उसी प्रकार से वो लौटते वक्त भी उसको जो है यहाँ पे हराना पड़ता है, जीतना पड़ता है।
सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचकर सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में विभक्त कर दिया था। जब सिंधु नदी के किनारे पहुंचा तो दो भाग में विभक्त किया, एक थल सेना वाला का अगुवाई स्वयं करता है, जबकि जल सेना का जो अगुवाई कौन करता है तो नियारकस को दे देता है, ठीक है। और जो भी आपका उत्तर पश्चिम का भारतीय प्रांत था वहां पर सेल्यूकस निकेटर जो कि पहले से इसका थल सेना अध्यक्ष था उसको वहां छोड़ देता है, क्योंकि जो विजित क्षेत्र था उस पर अगर किसी को नहीं छोड़ता तो फिर वो स्वतंत्र हो जाते, तो फिर उसको जीतने से कोई फायदा नहीं मिलता। तो इसीलिए सिकंदर ने वहां पर सेल्यूकस निकेटर को की जिम्मेदारी में उसको छोड़ देता और खुद ही रिटर्न हो जाता है बेबीलोनिया की तरफ, ठीक है। जल सेना नियारकस के नेतृत्व में जहाजी बेड़े के साथ समुद्र मार्ग से वापस लौटने का आदेश दे दिया। यही हमने बोला कि जो उसका जल सेना अध्यक्ष था वो नियारकस था, ठीक है। तथा स्वयं जो है थल सेना की अगुवाई करते हुए अपने देश की ओर चला। रास्ते में 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया, कई बार पूछेगा कब, तो 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन जो जगह है वहां पर ईरान में पड़ता है, वहां पे सिकंदर की मृत्यु होगी। तो ये था आपका सिकंदर का पूरा कहानी, ठीक है। उससे कुछ प्रभाव पड़ता है भारतीय जो आप कह सकते हैं। अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। जिस प्रकार से इस बार पूछा था कि पाटलिपुत्र नगर निगम का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया, इंडिका में किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज अभी आप देखिएगा, आपको दिखेगा जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा, अच्छे से दिखेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य है राज का संस्थापक, विजय युद्ध और उसकी नीतियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि राज संस्थापक कौन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। आपको पता होगा कि घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था और इसका बदला लेने के लिए चाणक्य ने अपने एक शिष्य को तैयार किया, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मेन तो वहां पे कह सकते हैं दिमाग तो रहता है किसका, चाणक्य का ही, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे वह घनानंद की हत्या करवाता है और फिर वहां पे जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है। चलिए, तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य राज्य का संस्थापक था। सर्वप्रथम इसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, चूंकि आपको पता होगा कि कई बार यह जब केंद्रीय शासन पे जोर देता है, जब युद्ध करता है तो ये जीत नहीं पाता है, तो ये क्या करता है कि जो भारत का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, गांधार या जो तक्षशिला वाला क्षेत्र जो रहता है, तक्षशिला, वहां चला जाता है, ठीक है। एक कहानी भी है, कई बार अटैक जब करता है चंद्रगुप्त मौर्य सेंटर पे, केंद्र पे, तो वहां से उसको हार मिलती है। तो वो जब जा रहा होता है तो रास्ते में एक झोपड़ी में एक जो औरत होती है अपने बच्चे को खाना देती है, उसमें खीर या कह सकते हैं खिचड़ी परोसती है, तो बच्चा बीच से ही खाने का प्रयास करता है। तो उसको उसकी माँ उसको समझाती है, क्या तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह जो है सेंटर पे ही अटैक करते हो, साइड साइड से खाओ, ठीक है। यानी जो आप देखते होंगे खीर खाइए या खिचड़ी खाइए तो जो थाली का जो कॉर्नर वाला साइड होता है थोड़ा आपको कम गर्म होता है, ठीक है। तो इस चीज को चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं देख रहा होता है, तो फिर जाकर के उसको लगता है नहीं, साइड से ही अटैक करना चाहिए। और फिर वो क्या करता है, जो बार बार जो यहाँ पे अलग हो जाता है, इसके समय में जो तक्षशिला रहता है गांधार, वो जो है यहाँ पे अलग थलग हो जाता है, अराजकता की स्थिति रहती है। तो वहां पे जो गुंडे लोग थे, यानी कह सकते हैं वहां के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र के जो सेना था, या कह सकते हैं कि उसको एक प्रकार से यूनानी गुंडा के रूप में, डाकू के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो उसको एकत्रित करता है, उसका एक टीम बनाता है और धीरे धीरे करके वो मौर्य साम्राज्य पे अटैक करता है, ठीक है। कौन, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसकी कहानी देखिए क्या है। सर्वप्रथम इसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अपनी शक्ति खड़ी की, ठीक है, पश्चिमोत्तर यानी तक्षशिला गांधार के क्षेत्र में, ठीक है। और वहां पे जो कबीलाइयों की सेना में भर्ती किया, जो कबीला समूह था, जो लोकल वहां के समूह थे कबीला, उसको भर्ती किया। इसलिए इसकी सेना को क्या कहा जाता है, यूनानी डाकुओं का गिरोह कहा जाता है। किसकी सेना को, तो पूछ सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य की ही सेना को यूनानी डाकुओं का गिरोह कहा जाता है। ये पूछेगा कि किसकी सेना को जो है यूनानी डाकुओं का गिरोह कहा जाता था प्राचीन समय में, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पे आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को यूनानी डाकुओं का गिरोह कहा जाता था, ठीक है। अब आते हैं विजय एवं युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य ने विभिन्न क्षेत्रों की विजय की। प्लूटार्क लिखता है कि उसने 6 लाख की सेना के द्वारा समस्त भारत को रौंद डाला। ये विदेशी इतिहासकार है प्लूटार्क,
वो लिखता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख, इसके पास कितनी सेना थी, तो 6 लाख सेना के माध्यम से इसने क्या किया, पूरे भारत को रौंद डाला, यानी उत्तरी पूर्वी भारत तक ये पहुंच करके जीत लेता है। और पश्चिमोत्तर में सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पुनः स्वतंत्र हो गए। और जो सिकंदर ने जीत करके गया था उत्तर पश्चिम वाला पार्ट, झेलम बिस्ता नदी के उधर का पार्ट जो अभी पाकिस्तान गंधार हो चाहे वो, तो वो भी स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहां पे आते हैं, यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या लिखा है, सेंट्रोकोट्स नाम दिया है। कई किताबों में यूनानियों ने जो चर्चा किया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो उसको क्या लिखा है, तो कई बार पूछेगा कि यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम से पुकारा है, तो सेंट्रोकोट्स के नाम से पुकारा है। किस नाम से पुकारा है, तो सेंट्रोकोट्स के नाम से पुकारा है। ठीक है, आगे चल करके कहानी है कि जो सिकंदर का थल सेना अध्यक्ष जो था सेल्यूकस निकेटर, जिसको कि सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत का राज दे करके वहां पे शासन करने के लिए छोड़ा था, तो उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया। कब, तो 305। सेल्यूकस निकेटर के युद्ध जो है 305 ईस्वी पूर्व में होता है। किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सिंध पार के इलाकों पर नियंत्रण को लेकर के सेल्यूकस निकेटर तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। इसकी चर्चा जो है एपियानस ने किया है, और युद्ध में चंद्रगुप्त विजेता बना और दोनों के बीच महत्वपूर्ण संधि हुई जिसमें निम्न बातें शामिल थी। तो जो सेल्यूकस निकेटर और जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध होता है वो कब होता है, तो 305 ईस्वी पूर्व में होता है। क्योंकि सिंध के पार के क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य भी हड़पना चाह रहा था, और वहां पे शासन किसका हो रहा था, तो सेल्यूकस निकेटर का हो रहा था। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है देखिए क्या होता है, यहां पे दोनों के बीच में समझौता होता है, और समझौता में क्या होता है कि कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी बातों को डिमांड रखा गया, चूंकि इसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, उसको जो है 4 क्षेत्र देने पड़ते हैं इस समझौता के तहत। एरिया जो कि वर्तमान में हेरात है, जेड्रोसिया जो कि बलूचिस्तान है, अराकोसिया जो कि गंधार है, पेरोपमिसदाई, ठीक है, जो कि काबुल का एरिया है वर्तमान में। ये चारों जो है क्षेत्र जो है वो सिकंदर को, सॉरी सेल्यूकस निकेटर को देना पड़ेगा। किसको, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, और भी उसके साथ समझौता क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी गिफ्ट दे दिया। किसको, खुश होकर सेल्यूकस निकेटर, ले जाओ, चूंकि मगध में हाथी बहुत ज्यादा थे। तो हाथी यहाँ पे किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किसको दे दिया गया, सेल्यूकस निकेटर को। और वहां की जो राजकुमारी है, एक ग्रीक राजकुमारी, इसकी बेटी ही रहती है सेल्यूकस निकेटर की, उसका नाम हेलेना या कार्नेलिया रहता है। उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहली पत्नी थी, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है जहर खाने से। तो कहिएगा जहर खुद खाई थी, तो नहीं, भोजन में पॉइजन मिलाया गया था। चाणक्य पहले से बचपन से इसको पॉइजन देते देते इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य पे जहर का प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन जो भोजन में जब मिलाया गया तो इसकी पत्नी मर जाती है और ये बच जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसकी पहली पत्नी मरी हुई रहती है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो दूसरा विवाह हेलेना कार्नेलिया के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है, और चाणक्य ने ही ऐसा बोला था करने के लिए। ठीक है, और फिर संधि के तहत मेगास्थनीज जो है, जिसने इंडिका लिखा है, ठीक है, वो राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र दरबार में भेजा गया सेल्यूकस निकेटर के तरफ से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स, और इसी ने जो है पाटलिपुत्र जो नगर निगम है उसके बारे में अपनी इंडिका में लिखा है। आगे जब हम लोग प्रशासनिक इकाई पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त एक उदारवादी शासक था, उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियां प्रजा के लिए हितैषी थी, धार्मिक मामलों में वो काफी उदार था। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्मावलंबी थे। और आपको पता होगा जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी के बाद 200 साल बाद जो है यहाँ पर जैन धर्म जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में 2 भागों में बंटता है। एक आपका क्या बन जाता है, दिगंबर, और दूसरा श्वेतांबर। तो दिगंबर के जो प्रतिपादक हैं
जो तीर्थकर हैं जिनका नाम था भद्रबाहु, उसी का शिष्य था, उन्हीं का जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य शिष्य थे। और अपने अंतिम दिनों में, यानी जब ये वृद्ध हो गए और जब पाटलिपुत्र में अकाल पड़ने लगा, तो इनको लगा कि पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि मेरे कारण ही यहाँ अकाल पड़ा है। तो ये श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक वहां जाते हैं, और वहीं पे आप जहां देखते होंगे कि 12 वर्ष पे जो महाकुंभ का मेला लगता है, और गोमतेश्वर की मूर्ति है जो कि संगमरमर का बना हुआ है नग्न अवस्था में, महावीर स्वामी का, कर्नाटक श्रवणबेलगोला, ठीक है। तो वहीं पर जाकर के ये संलेखना विधि से, अब कहिएगा संलेखना विधि क्या होता है, बिना अन्न जल ग्रहण किए बिना अपने मृत्यु को प्राप्त होना, ठीक है। तो अंतिम अवस्था में ये संलेखना विधि से अपने प्राण को आहुति देते। तो वही चीज देखिए यहां लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। उसके संरक्षण में प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई। ये भी पॉइंट सब बन गया कि प्रथम जैन संगति किसके शासनकाल में हुआ। जैसे आपको पूछता है प्रथम बौद्ध संगति, जैसे आप लोग बोलते हैं अजातशत्रु के समय में 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में हुआ था। उसी प्रकार से अगर पूछे आपको कि प्रथम जैन संगति कहां हुआ था, किसके समय में हुआ था, तो ये तो हमने जैन वाला में पढ़ा है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा जैन संगति प्रथम पाटलिपुत्र में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, ठीक है। अंतिम समय में उसने अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी दे दी। कई बार पूछेगा जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका क्या नाम था, तो बिंदुसार नाम था, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र का नाम रहता है अशोक, सम्राट अशोक, महान अशोक, ठीक है। राजगद्दी दे दी तथा भद्रबाहु के साथ, जो कि दिगंबर का प्रतिपादक है, तीर्थकर है, उसके साथ ये दक्षिण चले गए और श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक मैसूर में है, ठीक है, वहां पर उसने संलेखना विधि से अन्न जल ग्रहण त्याग करके अपने मृत्यु को प्राप्त किए। आज भी चंद्रगिरी पर्वत वहां पर है, ठीक है, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्राण की आहुति दी थी, यानी निर्वाण को प्राप्त किया था। जैन धर्म में उसको निर्वाण कहा जाता है। चलिए नोट, श्रवणबेलगोला जैनियों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कई बार पूछेगा इनमें से कौन सा तीर्थ स्थल जैनियों का है, तो श्रवणबेलगोला। एक एक लाइन से क्वेश्चन क्रिएट होता है, जान लीजिए, इसलिए मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं। एक एक लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां जैन संत जो है बाहुबली, जो गोमतेश्वर का जो विशालकाय संगमरमर की मूर्ति स्थापित है, कहां पर, तो विशालकाय मूर्ति स्थापित है। तो याद रखिएगा बाहुबली की विशालकाय जो मूर्ति है वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ही स्थापित है। और पूर्व मध्यकाल में जो है इसको किसके द्वारा बनाया गया था, चामुंडा राय द्वारा इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, पूर्व मध्यकाल में चामुंडा राय द्वारा इस गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे हर 12 वर्ष पे जैन त्योहार मनाया जाता है, जिसको महामस्ताभिषेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूध से उनको नहाया जाता है, महामस्ताभिषेक कहा जाता है। किसको, तो जो गोमतेश्वर की मूर्ति है उसको जब स्नान कराया जाता है दूध से, ये सब, उसको महामस्ताभिषेक कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तथ्य आपको समझ में आ गया होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की यही कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अब निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब आइए उनके पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, बिंदुसार, और इसका शासनकाल 297 से 273 ईस्वी पूर्व का है, ठीक है। और इसको जो है अमित्रोचेटस भी कहा गया है, चेट्टम, अमित्रोचेट्टम जो यूनानी नाम है। तो मेन रूप से बिंदुसार ही नाम है, याद रखिएगा। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, क्योंकि तक्षशिला जो उत्तर पश्चिम वाला पार्ट था भारत का, जहां पर विद्रोह होते रहते थे, और इसको दबाने के लिए कई बार उसने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, क्योंकि इसका बड़ा पुत्र सुसीम था जिसको ये जायदा चाहता था, और कह सकते हैं कि राजगद्दी का भी हकदार सुसीम ही था। वो तो कहिए अशोक और राधा गुप्त के चाल के कारण, राधा गुप्त कौन था, तो चाणक्य का ही पौत्र था, जो कि इसका क्या था, गुरु था, किसका, अशोक का, और उसका अशोक प्रिय शिष्य था। और दोनों जो राधा गुप्त ने ही चाल चल करके कह सकते हैं कि सम्राट अशोक को गद्दी पे बैठाने में मदद किया। जब बिंदुसार बीमार था, जब उसने बोला कि सुसीम को तक्षशिला से बुलाया जाए, क्योंकि बार बार वहां विद्रोह होता था, तो कंट्रोल करने के लिए सुसीम को भेजता था या कभी अशोक को भेजता था, लेकिन अंतिम समय में वो सुसीम को ही भेज रखा था। तक्षशिला में विद्रोह जब हो रहा था, उसी दरमियान जो है उसकी स्थिति नाजुक हो गई, तो उसने राधा गुप्त को बोला आप जो है हमारे पुत्र को, बड़े पुत्र को बुला लीजिए,
मैं जो है उसको राजगद्दी दे दूंगा क्योंकि अब मेरा अंतिम समय है। तो वो क्या करता है कि पत्र लिखता है। सबसे पहले उसने राधा गुप्त जो उस समय महामंत्री बन चुका था, चाणक्य का जो पुत्र है, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करता है कि अशोक को लेटर लिख के भेज देता है कि जल्दी आ जाओ, मौका है, ठीक है, अभी जो है तुम गद्दी। और सुसीम को 2 दिन बाद लिखता है। तो अशोक जल्दी पहुंच जाता है। तो राधा गुप्त बोलता है कि चलो यही आया, इसी को पहना दीजिए। तो बोलता है नहीं, हम तो बड़े पुत्र को ही पहनाएंगे, ठीक है। तो अशोक को बहुत गुस्सा आता है कि भाई हमको क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि पिताजी इसको कभी लाइक करते नहीं थे। बिंदुसार जो है अशोक को कभी जो पसंद नहीं करता था, क्योंकि यह देखने में भी कुरूप था। कौन? अशोक। बचपन से ही इसको लोग प्यार नहीं करते थे, माँ बाप भी नहीं उतना ढंग से प्यार कर रहे थे, ठीक है। तो राधा गुप्त ने इसको जो बुलाया, ये पहले पहुंच गया, ठीक है, और उसको 2-3 दिन बाद पत्र लिखा। तो वहां पे जब उसकी नाजुक होती है तो अशोक को राधा गुप्त ने बोला इसी को पहना दीजिए, उसको आने में अभी टाइम लगेगा, नहीं आ रहा। तो वो बोलता है कि हमने तो बोला था तुमको कि सुसीम को बुलाने, तुमने इसको क्यों पत्र लिखा? अशोक को कहा हमने दोनों को लिखा, वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, ये पहले पहुंच गए, लेकिन चाल तो था किसका? राधा गुप्त का। उसको लेटर ही बाद में लिखा। चलिए, तो ये सब कहानियां हैं। तो यहाँ पे जो है जब वह नहीं पहना रहा था तो वो खुद उसका मुकुट लेकर के, बिंदुसार का मुकुट लेकर के अशोक खुद ही पहनता है और जो है बाहर में हल्ला कर देता है मुकुट पहना दे। और ये सदमे को जो है बिंदुसार बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। किसका? बिंदुसार का। तो यही कहानी है। लेकिन आगे चल करके सुसीम और जो है अशोक के बीच में युद्ध भी होता है। कहा जाता है अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या किया था, तो उसमें सुसीम भी था, जो कि जब आ रहा था तक्षशिला से तो रास्ते में ही क्या किया जाता है कि आग जला करके, कोयला भट्टी बना करके रास्ते में ऊपर से ढक दिया जाता है। जो भी सेना आती है उधर से, सुसीम अगुवाई करते हुए आ रहा था, वो सारे उस गड्ढे में गिर जाते हैं जलता हुआ कोयला में और सभी मर जाते हैं। ऐसा जो है जैन ग्रंथ और बहुत सारे ग्रंथ में इसकी चर्चा मिलती है, बौद्ध ग्रंथ में। उसने अपने पुत्र सुसीम तथा अशोक को भेजा। अशोक इस समय उज्जैनी का गवर्नर था। कहां का गवर्नर हुआ करता था? कई बार पूछेगा कि चंद्रगुप्त बिंदुसार के समय में अशोक जो था कहां का गवर्नर हुआ करता था? राजपाल। खास करके राजा अपने पुत्र को ही राजपाल बना करके भेजते थे। तो ये उज्जैनी, जो अवंती उज्जैनी है दक्षिण भारत का, वहीं का राजपाल हुआ करता था। कौन? अशोक, ठीक है। उसने विद्रोह को दबा दिया। वहां की जनता का कहना था कि हम शासक के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो दुष्ट अमात्य हैं, जो अधिकारी हैं, वो हम पे शासन करते हैं, हमारा शोषण करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। तक्षशिला की जनता का ये कहना था। बिंदुसार के विदेशी संबंध काफी अच्छे रहे थे। उसने मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फ जो नाम है, सीरिया के शासक एंटियोकस के साथ इसके राजनयिक संबंध अच्छे थे। और एंटियोकस ने ही डायमेकस नामक राजदूत को, कई बार पूछेगा, जो एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा, किसके दरबार में भेजा था, किसके समय में भेजा था? तो बिंदुसार के समय में भेजा था। ये पूछ सकता है बिंदुसार के समय एंटियोकस ने किसको राजदूत बना करके भेजा? तो डायमेकस को बना करके भेजा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा। एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और इसने सीरिया के शासक से 3 चीजों का डिमांड किया था। किसने? बिंदुसार। क्योंकि इसके विदेशी संबंध बहुत अच्छे थे। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी के समय में, मोदी के समय में विदेशी संबंध बहुत ही बेहतर है अन्य जो भी प्रधानमंत्री थे उनके समय की अपेक्षा, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये इन्होंने डिमांड किया था। किसने? बिंदुसार ने। मीठी मदिरा, शराब, सूखी अंजीर और सोफिस्ट यानी जो दार्शनिक, जो थिंकर, विचारक हैं, उसको। तो यहाँ 2 चीज सीरिया के जो राजा थे, शासक थे, उसके द्वारा भेजा गया। सोफिस्ट को नहीं भेजा गया, क्योंकि वहां के कानून में ऐसा लिखा हुआ था कि आप किसी भी व्यक्ति को दूसरे देश या दार्शनिक को नहीं भेज सकते, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं भेज पाया। बाद बाकी चीज इनको दी गई थी, ठीक है। इनमें से प्रथम 2 दे दिया गया, लेकिन सोफिस्ट जो कि दार्शनिक था वो नहीं भेजा गया, क्योंकि यूनानी कानून इसकी इजाजत नहीं देते थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था। कई बार पूछेगा बिंदुसार किस संप्रदाय का था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था। बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय को मानता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। याद रखिएगा। अशोक किस धर्म को मानता है? शुरुआत में अशोक हिंदू धर्म से भक्त था, शिव धर्म को मानता था, लेकिन आगे चल करके वो जो है बौद्ध धर्म में चला गया। कौन? अशोक।
और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि बिंदुसार किस समुदाय को मानते थे, तो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ठीक है, और आजीवकों को सम्मानजनक स्थान दिया था किसने, तो बिंदुसार ने ही दिया था। तो यही सब लाइन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए आप लोग, मैं बार बार बोलता हूं कि लाइन बाय लाइन आप पढ़िए। हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इस नोट्स को भेज दिया है। आज वाला जो क्लास ले रहे हैं इसका नोट्स आपको मिल चुका है। कंबाइंड रूप से आज शाम तक या कल तक हम आपको पूरा दे देंगे। आप लोग प्रिंट करा करके अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िए। निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम में बैठे, यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य किसी भी कंपटीशन में, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अभी बिहार एसएससी का 11,000 फिर पोस्ट आने वाला है, 11,000 सीट 10+2 के लिए। तो कई लोग पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं, उनको कहीं भी किसी भी कोर्स को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मैं जितना पढ़ा रहा हूं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, उतना पढ़ के जाइए, 110% आप सफल होंगे अच्छे नंबर के साथ। तो कहीं किन्हीं को कोर्स लेने की अब कोई भी आवश्यकता नहीं, और लेते हैं तो आपकी इच्छा है, लीजिए, पैसा ज्यादा है तो लीजिए, लेकिन आपको मैं जितना पढ़ा देता हूं वो सफिशियंट। आपको उससे ज्यादा कहीं किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, यूपीएससी तक नहीं पूछेगा, मैं बता दे रहा हूं। आप देख लीजिए क्वेश्चन निकाल। चलिए, अब यहां पे देखिए अशोक है। अशोक जो है बिंदुसार के बाद जो रिक्त समय 273 से 263 ईस्वी पूर्व, प्रारंभिक जीवन अशोक एवं कलिंग के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभिलेख, उसकी नीतियां, जो धम्म की नीति है, ठीक है, उसके बारे में। तो वास्तविक संस्थापक ये मेन रूप से कब से बनता है, तो 269 से 292 ईस्वी पूर्व तक रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो मेन रूप से अब समझेंगे अशोक का जो सारा पीरियड है, अशोक की प्रारंभिक जीवन, उसके बाद जो है वह गवर्नर कहाँ का बनता है, फिर उसने किस प्रकार से जो है शासन किया है, और वह महान क्यों बन जाता है, अशोक महान क्यों बनता है, वो भी यहाँ पे कहानी हम लोग देखेंगे। तो आज मौर्य को आप लोग को अच्छे से हम समझा देंगे, जिससे कि आपका जो है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हो जाएगा। आगे मैं जो है आपको गुप्त काल और 3 लेक्चर और मैक्सिमम आपका प्राचीन इतिहास चलेगा, उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कॉन्टेक्ट में पढ़ा हुआ है, पीडीएफ देखा कीजिए, पीडीएफ डाला हुआ है सारा, इसका भी डाला हुआ है। ठीक है, ऐसी बातें, हाँ, कंप्लीट करके मैं अलग से दे दूंगा, लेकिन आपके कंटेंट में सारा डाला हुआ है। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का आपका कंटेंट में जो आपका लिखा होगा एक फोल्डर, ठीक है, पीडीएफ प्रिंट करने के लिए फॉर प्रिंट लिखा होगा, तो उसमें आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब है, उसको निकालिए और उसको प्रिंट करा लीजिए फिलहाल। चलिए, प्रारंभिक जीवन, बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक शासक बनने से पूर्व अच्छा नहीं था, यानी उसका जो विचार था, कह सकते हैं, वो अच्छा नहीं रहता है अशोक का। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में उसको कामाशोक कहा गया, चंडाशोक कहा गया, चंडाल की तरह। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों का कहना है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। कितने भाइयों की, तो 99 भाइयों की हत्या कर दी। किसने, तो अशोक ने। राजगद्दी प्राप्त की थी, हालांकि बौद्धों की यह सूचना पर आपत्ति की गई, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से उसके भाइयों के नाम मिलते हैं, खास करके सुसीम का नाम मिलता है, लेकिन यह अवश्य लगता है कि गद्दी के लिए कुछ जरूर संघर्ष हुआ था। ठीक है, शासक बनने से पूर्व अशोक उज्जैनी का क्या था, गवर्नर था। राजतरंगिणी जो ग्रंथ है उसके अनुसार प्रारंभिक जीवन में ये भगवान शिव का उपासक था, और उसने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने किया, तो अशोक ने किया, याद रखिएगा। जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना है आपको, अशोक ने किया था। ठीक है, चलिए, मैथ का पीडीएफ, मैथ वाला जो कंटेंट है उसी में आपको दिखाई देगा। अशोक और कलिंग का युद्ध, आप लोग बचपन में भी कलिंग का मैदान का युद्ध आपने सुना होगा। ठीक है, जिसमें कि जब कलिंग के युद्ध में जब पुरुष लोग मारे जाते हैं, वहां के सेना मारी जाती है, तो वहां की जो स्त्रियां थी वो अशोक के साथ युद्ध करने आ जाती है, और अशोक उनपे जो है हथियार नहीं उठाता है,
और जब वह उस जमीन, लाल जमीन को देखता है, रक्त रंजित जमीन को, तो उसका हृदय परिवर्तन होता है और उस दिन से वो जो है हत्या करना, लोगों को काटना मारना बंद कर देता है और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। ऐसा आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए, अशोक और कलिंग युद्ध। अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261, चूंकि वह 269 ईस्वी पूर्व में ही गद्दी पे आ गया था, लेकिन वह 8वें वर्ष यानी 261 मतलब गद्दी पे बैठने के 8वें वर्ष बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध हुआ। ऐसे कलिंग को महापद्मनंद ने जीता था, लेकिन आगे चल करके यह स्वतंत्र हो गया था। इसकी सूचना जो है अशोक के 13वें जो बृहद शिलालेख है वहां मिलती है, और युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए उस कलिंग के मैदान में, और इतने ही क्या कर दिए गए, छत विछत निर्वासित कर दिए गए, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। ठीक है, इस युद्ध का प्रभाव था। युद्ध का भयानक परिणाम देखकर अशोक काफी द्रवित हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और आगे उसने घोषणा किया कि भविष्य में वह युद्ध यानी तलवार द्वारा विस्तार नहीं करेगा, और वह क्या करेगा, शांति, धम्म और धर्म को अपनाएगा। इसी को वह अपने अभिलेख में कहता है कि अब वह भेरी घोष ना हो करके धम्म घोष होगा, यानी अब उसका साम्राज्य का विस्तार धार्मिक रूप से, धम्म रूप से जो होगा, यहाँ पे जो है भेड़ियों की तरह काट करके तलवार से नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि धम्म के सहारे होगा, धर्म से होगा। ठीक है, कलिंग युद्ध का कारण क्या था? तो कलिंग युद्ध का जो मुख्य कारण था आर्थिक ही माना जाता है, क्योंकि कलिंग का जो क्षेत्र था प्राकृतिक रूप से और व्यापारिक दृष्टिकोण से, क्योंकि वह समुद्र का तटीय मैदान है, तो इसलिए वहां व्यापारिक दृष्टिकोण से वह महत्वपूर्ण था। इसीलिए वह उसको जो है अखंड भारत में मिलाना चाह रहा था। कौन? तो सम्राट अशोक। अशोक के अभिलेख, अशोक ने कई सारे अभिलेख जारी किए अफगानिस्तान से लेकर के, चूंकि अशोक का जो शासन पीरियड था, जो शासन का जो क्षेत्र था वो अफगानिस्तान तक था, मध्य एशियाई देशों तक अशोक शासन कर रहा था। ठीक है, कर्नाटक से मिला, उड़ीसा से मिले, इन अभिलेखों से उसकी सम्राट सीमा, धम्म नीति, घरेलू विदेश नीति, महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र मिलता है। अशोक की अभिलेखों को 5 भागों में बांट करके देखा जा सकता है या अध्ययन किया जा सकता है, और कौन कौन सा भाग है वो देखिए। सबसे पहला है बृहद शिलालेख, जो पहाड़ियों पर बड़े बड़े गुफाओं में लिखे गए, 1 से 14 तक उसमें है। उसके बाद लघु शिलालेख, जो छोटे छोटे चट्टानों पे लिखे गए, स्तंभ बना करके बड़े बड़े स्तंभों पर 1 से 17 तक 1 से 7 है उसमें। लघु स्तंभ लेख, छोटे स्तंभों पर लिखे गए, पृथक लेख। तो इस प्रकार से जो है कई जो है लेख जो है, जैसे धौली, उसके बाद जौगढ़, उसके बाद आपका उड़ीसा, ये सब जगहों पर मिले हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां, यह भी कई बार पूछ देता है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो कई बार यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आए हैं। तो अशोक के स्तंभ को, जो अशोक की जो भाषा थी, जो शिलालेख था, उसको पढ़ने वाला प्रथम जो व्यक्ति है, अंग्रेज इतिहासकार हैं जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में। ठीक है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक के समय में, किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में पढ़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसको सफलता प्राप्त नहीं हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय में। लेकिन आगे चल करके जेम्स प्रिंसेप ने यह जो भाषा था, जो ब्रह्म लिपि थी, ठीक है, यहाँ पे इसको पढ़ने में जो है कह सकते हैं सफलता हासिल कर ली। तो सर्वप्रथम अगर पूछे कि अशोक के स्तंभ या शिलालेख को किसने पढ़ा था, तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। अत्यंत ही महत्वपूर्ण। चलिए, अशोक के अभिलेखों में उसका मूल नाम क्या है? मूल नाम अधिकांशता उल्लेख नहीं है, केवल 4 अभिलेखों में उसका मूल नाम मिलता है, जो कि अशोक है। मास्की में, नित्तूर में, उदयगोलम में और गुर्जरा में, एमपी में जो है, वहीं पे जो है यहाँ पे इसका नाम मिलता है। अपने अभिलेखों में अशोक ने खुद को क्या बताया है? देवनाम प्रिय। कई बार पूछेगा कि देवनाम प्रिय का टाइटल किसके साथ था? तो अशोक के साथ था, यानी देवताओं का प्यारा। ठीक है, ऐसी उपाधि। उसके बाद उसके पुत्र जो दशरथ है तथा उसके श्रीलंकाई समकालीन शासक तिस भी लगाते थे। कौन सा? तो देवनाम प्रिय की उपाधि। चलिए, अशोक के अभिलेख प्राकृत, यूनानी, अरमाइक, तीनों भाषा में आपको देखने को मिलेगा।
तो अशोक के कई बार पूछेगा, ऑप्शन दे देगा बीपीएससी, प्राकृत, यूनानी, अरमाइक, इनमें सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। चूंकि अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत में भी हैं, यूनानी में भी हैं और अरमाइक में भी है। जैसा क्षेत्र था उसी क्षेत्र में उसी भाषा उसी लिपि का ये प्रयोग करके वहां पर लिखता था, जिससे कि जनसामान्य लोग भी अच्छे से समझ जाए। ठीक है, लिपि में अरमाइक, ब्राह्मी जो खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, अरमाइक, यूनानी, ये इन सब लिपि में जो है लिखे गए। तो याद रखिएगा जो लिपि है ब्राह्मी, यूनानी, अरमाइक और खरोष्टी, इन सभी लिपियों में जो है आपका शिलालेख मिले। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहां पे हुआ था, यह भी क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में पूछा गया था। तो अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में अशोक के समय में जो आपका तीसरी बौद्ध संगति होता है उसका आयोजन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक ने राज्य के उच्च पदों पर जनता के सभी वर्गों से नियुक्तियां की, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। यहां तक कि यूनानी जो तुशास्क है उसको भी वहां पे पश्चिम प्रांत जो उज्जैनी है वहां का गवर्नर बनाया था। अभिलेख से पता चलता है कि अशोक प्रथम शासक था जिसने वन्य जीव अभ्यारण्य, पशु चिकित्सालय की भी स्थापना करवाया था, यानी जानवरों के इलाज के लिए भी व्यवस्था किया था। ठीक है, और अशोक का धर्म जो है, यानी धम्म जो है, पाली भाषा में उसको कहा जाता है, धर्म का ही जो है अपभ्रंशित रूप या कह सकते प्राकृतिक रूप धम्म है, उसके बारे में। व्यक्तिगत रूप से अशोक ने कलिंग युद्ध के 2.5 वर्षों बाद क्या किया कि बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। यानी जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके 261 ईस्वी पूर्व में, उसके 2.5 वर्ष बाद उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, अपने अभिलेखों में धर्म के पालन के लिए जनता से कहता है। फिर उसका धर्म क्या है, यानी कहने का है कि अशोक का धर्म क्या था, क्या वो बौद्ध धर्म को मानता था, क्या वो जैन धर्म को मानता था, क्या वो हिंदू धर्म को मानता है। अगर आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा तो वो सभी धर्मों के सार को मानता है। ठीक है, वो सभी धर्मों के जो अच्छाइयां हैं उसको मानता है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ, अपने अभिलेख में अशोक ने लोगों से कई बातों को मानने की आग्रह किया है, जैसे लोगों को माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ब्राह्मणों तथा सर्वन जो बुजुर्ग हैं, जो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी हैं, उनको सम्मान देना चाहिए, नौकरों तथा दासों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद अकारण दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, और ऐसा करके वह व्यक्ति खुद ही धर्म की निंदा करता है, खुद की धर्म की निंदा करता है। अगर हम हिंदू धर्म के हैं, अगर हम इस्लाम धर्म की निंदा करते हैं, यानी हम अपने खुद के धर्म की निंदा कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना था। जीव हिंसा से दूर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का जो जीव हिंसा जो हम लोग यहाँ पे जो कह सकते हैं बलि चढ़ाते हैं वो सब नहीं करना है। ये आपके अशोक का धर्म का मेन उद्देश्य था, मेन निर्देश था। धन का संचय नहीं करना चाहिए और मितव्ययी होना चाहिए, पैसा जो है बिना मतलब का खर्च भी नहीं करना है और जो है धन का संचय भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ऊपर वर्णित बातों के लिए अशोक कहता है कि ये धम्म के तत्व हैं। दूसरे स्तंभ लेख में वह प्रश्न करता है कि धम्म क्या है, वो खुद ही बोलता है धम्म क्या है, और 7वें अभिलेख में इसका उत्तर भी देता है। कई बार पूछेगा जो धम्म क्या है, इसका उत्तर केवें अभिलेख में दिया है, तो 7वें अभिलेख में, दया दान सच्चे सोच में साधवे चौर, यानी जो दया दान है, जो सत्य है, जो आपका जो चिंतन है, जो सत्य चिंतन है, जो सत्य निष्ठा है, वही धर्म है। यानी जो आप दया करते हैं, किसी प्राणियों पे दान देते हैं, जो आपके अंदर सत्यता है, जो आप सच्चे लगन से सोचते हैं और साधुतापूर्ण जीवन जीते हैं, यही असली धर्म है, ऐसा अशोक ने खुद बताया। ठीक है, अशोक के धर्म पर आधुनिक इतिहासकारों ने कई विचार दिए, खासकर बौद्ध धर्म से जो डी.आर. भंडारकर हैं उसके द्वारा कहा गया कि कुछ ब्राह्मण धर्म से और कुछ इसे विदेशी प्रभाव से भी प्रभावित मानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इतिहासकार ने इनको अलग अलग धर्म से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अशोक के अगर धर्म को अगर अच्छे से विश्लेषण किया जाए तो ये आप निष्कर्ष पे पहुंचे, इस निष्कर्ष पे पहुंचिएगा कि अशोक का जो धम्म है वो सभी धर्मों का सार है, यानी जो सभी धर्मों की अच्छाइयां हैं वो अशोक के धम्म में दिखाई देती है। वह कहीं पर भी ना ही हिंदू धर्म की चर्चा किया है, ना ही बौद्ध धर्म की चर्चा किया है, ना ही जैन धर्म की चर्चा किया है, ना ही आजीवक संप्रदाय, उसने किसी भी धर्म की चर्चा नहीं की है। उसने जो एक नैतिक मूल्यों पर आधारित जो उपदेश की बात किया है यहाँ पे। ठीक है,
निरपेक्ष विश्लेषण के बाद कहा जा सकता है कि अशोक का धर्म उस रूप में धर्म नहीं है जैसा कि पश्चिम में होता है। यह नैतिक आचार संहिता है, यह जो है बौद्ध, हिंदू, जैन, ईसाई जैसा नहीं, इसमें मानवतावादी जो बातें हैं, अगर धर्म की बात करें तो इसे सभी धर्मों का सार कहा जा सकता है। तो अशोक का धम्म क्या है? तो सभी धर्मों का सार है। कुल मिला के इतना ही आप समझिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आखिर वो धम्म क्यों लाया? अशोक को क्या आवश्यकता पड़ी धम्म लाने का? तो इसका कई उद्देश्य था अशोक को धम्म लाने का। सबसे पहला था राजनीतिक उद्देश्य, मूलतः अशोक द्वारा लाया गया। इसका राजनीतिक उद्देश्य क्या था? क्योंकि वह उसको पता था कि मार काट के सहारे हम ज्यादा दिन तक लोगों को जो है अपने अंदर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने इस धर्म की नीति को लाया। इसके माध्यम से अशोक चाहता था जो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो धार्मिक हो जाएंगे, धर्म को पालन करेंगे तो वो आपस में लड़ेंगे नहीं, जिससे कि उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण हो सकता था। तो ऐसा अशोक का मानना था। ठीक है। अशोक एवं बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और इसके प्रचार के लिए कई उपाय किए, जिसमें उसने दूतों को, धर्म प्रचारकों को भेजा और यात्रा करवाया और जुलूस निकलवाया आदि। यानी इसने धर्म प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अपने पुत्र जो कि महेंद्र रहता है और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। ठीक है। चंद्रगुप्त तथा बिंदुसार की भांति अशोक ने भी विदेशों से संबंध बनाए, उसमें कई देश के दूत और प्रचारक भेजे। उसमें पश्चिम देशों के संबंध बेहतर थे। सीरिया में एंटियोकस द्वितीय का जब शासन था, मिस्र का जब टॉलमी फिलाडेल्फ द्वितीय था, मकदूनिया में एंटीगोनेस गोनाटस था, सीनी में अफ्रीका में मगध था, एपिरस यूनान में अलेक्जेंडर था। भारत श्रीलंका संबंध, समकालीन श्रीलंकाई शासक से अशोक के अच्छे संबंध थे और श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण लाइन है। फिर बर्मा के संबंध में यहां अशोक ने जो है सोन एवं उत्तरा को, सोन नाम है, उत्तरा को बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। म्यांमार, भारत नेपाल संबंध, और नेपाल में तो इसकी एक पुत्री का ही विवाह था। नेपाल में अशोक ने अपनी पुत्री जो चारुमती थी उसका विवाह करवाया था। यहां उसने एक स्तूप का भी निर्माण करवाया था और यात्रा भी किया था। कहां पे? तो लुम्बिनी। ठीक है। और भारत एवं नेपाल के तटवर्ती क्षेत्रों में उसने यात्रा की थी और जिसके 2 अभिलेख जो है प्रमाणिक हैं। इसके 2 अभिलेख की जो साक्ष्य हैं वो कौन कौन है? जो निगाली सागर है उसमें यह जो है चर्चा मिलता है। रुम्नदेई अभिलेख है, उसमें अशोक ने यहाँ पे भूराजस्व की दर को 1/6 से घटाकर क्या कर दिया था? 1/8 कर दिया था, जब वह नेपाल का जो तराई वाला एरिया पे, जब वह बुद्ध का जो जन्म स्थल है वहां घूमने गया था तब। ठीक है। अशोक के उत्तराधिकारी को देखते हैं, बस खत्म ही है। अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी जो होते हैं निर्बल और कमजोर हो गए, क्योंकि मैक्सिमम दान दे चुका था अशोक ही, तो उनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। कोई भी शासक को जरूरत से ज्यादा धार्मिक नहीं होना चाहिए। अशोक अब बहुत ज्यादा ही धार्मिक हो चुका था। उन्होंने साम्राज्य का बंटवारा कर लिया। जो उनके जो बेटे थे, जो पोता था, बेटा था, उसने साम्राज्य को आपस में बांट लिया और 50 वर्ष के भीतर ही मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पाते होंगे कि आपका जो है ये आपका अशोक का शासन काल खत्म हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के बाद मौर्य राज जो है 2 भागों में बटा, एक पश्चिमी वाला क्षेत्र और पूर्वी वाला क्षेत्र। पूर्वी वाला क्षेत्र का तो राजधानी पाटलिपुत्र रहता है, लेकिन पश्चिम वाला क्षेत्र का उज्जैन हो जाता है। ठीक है। और जहां पे कुणाल और संप्रति नामक जो है महत्वपूर्ण शासक था, शासकों की चर्चा मिलती है। यानी अंतिम कह सकते हैं कि कुणाल जो रहता है उसका जो बेटा होता है वही यहाँ पे शासक बनता है। ठीक है। आगे चल करके पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पे जो है सत्ता हथिया लिया। ठीक है। और दशरथ जो था आपका जो पूर्वी वाला जो पार्ट था, ये पटना वाला, वहां पे शासक बनता है। और वृद्धरथ यहाँ का अंतिम शासक बनता है 185 ईस्वी पूर्व में, और उसकी हत्या करके यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी, जो कि एक ब्राह्मण वंश रहता। तो नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। नोट्स आपको जो है भेज दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप में, और पूरा एनिशिएंट का आज शाम तक या कल तक आपको दे दिया जाएगा। आप लोग प्रिंट करा लेंगे अच्छे से और उसको पढ़ेंगे। फिर रात्रि में 8:30 से 10 क्लास होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।